अर्जुन आप क्यों आज ऑनलाइन हो? मैम मैं घर पे नहीं हूँ। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। अर्जुन यस मैम। हेलो। अर्जुन यस मैम, आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। वेट। हेलो। हाँ अब बोलो। यस मैम, मैं घर पे नहीं था मैम आज। अच्छा ठीक। एक मैम मेरे पेपर जो है मैम मुझे मैथ्स का मैम 17 जनवरी को है। 17 जनवरी। फाइनल? नो मैम, जो PT2 है मैम, जो मिड टर्म के बाद होते हैं। मतलब सारा सिलेबस फुल सिलेबस होगा जो टर्म 2 का है? नो मैम, मैं आपको सिलेबस भेज देता हूँ चलो इसमें। ठीक है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 10.4 करवा रही हूँ। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद विल स्टार्ट विद मेंसुरेशन। आज एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मेंसुरेशन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहले बुक की रिवाइज करेंगे मेंसुरेशन की। समझ में आ गया? सारे फॉर्मूलाज लिखवाऊंगी, हर एक फॉर्मूला का फिर बाद में हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली उसे यूज कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 सर्कल्स में क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। यहां तक हम सब सर्कल्स में पढ़कर आए थे। जो रेलिवेंट हमारे लिए था, परपेंडिकुलर 20 दिसंबर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। उसमें आपने ये देखना है कि सर्कल्स है कि नहीं है। बाकी मैं आपको सारा रिवाइज करवा दूंगी। मुझे सिलेबस चाहिए मेनली आप सबका। ठीक है, जो भी टेस्ट है आपका सिलेबस चाहिए होगा मेनली। तो सर्कल्स में हमने किया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड द वाइस वर्सा आल्सो, दैट if a line from the center to the midpoint of chord has to be perpendicular to the chord. समझ में आ गया? फिर इक्वल कॉर्ड्स पे इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये सब हमने किया था। इक्वल कॉर्ड्स है तो उनके सेंटर के एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। वो सब आप अभी करके आए थे सारा। ठीक है ना? और हमने सारे क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 मुश्किल नहीं है, लंबा है। लंबा होने की वजह से क्या है कि इतनी सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तो वो बाय द टाइम यू रीच द एंड तक पहुंचते तो आप सब भूल जाते हो कि हमें करना क्या था, क्वेश्चन में हम कर क्या रहे थे। बस इतनी ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। इसमें लिखा है सर्कल पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। मैंने एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 20 मीटर। 3 बॉयज, अंकुर, सईद एंड डेविड, तो A, S एंड D 3 बॉयज है। मैंने उनके नेम्स के इनिशियल से ही ट्रायंगल सा बना लिया। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. वो वॉकी टॉकी सबके पास है। Find the length of string। तो पहले क्या होता था कि if you remember, अगर पता हो, वो स्ट्रिंग्स के साथ फोन बनता था। कभी किया है मैच स्टिक के वाले बॉक्स लेते थे हम लोग, because we didn't have वॉकी टॉकी, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था वॉकी टॉकी जब when we were kids। एंड ये कोई फोन्स हमारे पास के कोई सेल फोन्स नहीं थे, कुछ नहीं था। We only had that landline वाला सिस्टम था, वो कनेक्टेड वाला वायर। So how do we created we used to create phones? कैसे हम करते थे create? आप अभी भी कर सकते हो। एक मैचस्टिक का बॉक्स लेना, मैचस्टिक होता है ना उसका जिसमें स्टोरेज वाला बॉक्स होता है, वो लेना, उसमें से एक होल करके एक स्ट्रिंग को बांधना है। ठीक है, और कोई मतलब लूज पॉइंट ना हो, स्ट्रिंग को अच्छे से बांध देना। और उसी मतलब आपको 2 मैचस्टिक के बॉक्सेस लेने हैं स्टोरेज वाले, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना। ठीक है, और एक डिस्टेंस पर जाकर इफ यू स्पीक और दूसरा बंदा कान पे लगाएगा तो आपको थोड़ी सी आवाज सुननी है, बहुत क्लियर नहीं होगी, बट हाँ एज अ गेम इट वाज फन फॉर अस एंड वी यूज्ड टू स्पेशली क्रिएट। एक रूम से दूसरे रूम हम लोग बात करते थे। सीरियसली चलता है, बहुत क्लियर नहीं होता, आपको बहुत मतलब अच्छे से उसमें वैक्यूम क्रिएट करके बोलना पड़ता है, और दूसरे बंदे को कुछ ना कुछ हल्का सा वाइब्रेशन ही सुनेगी चाहिए। राइट, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत पुराना ही बना हुआ है ना, तो तब से अभी क्वेश्चन चल रहा होगा कि दिस इज सर्कुलर पाथ और वो स्ट्रिंग्स यूज करके उन्होंने फोन बनाया होगा, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी इस केस। समझ में आ गया? ये प्रैक्टिकली वी यूज्ड टू हैव दिस एक्सरसाइज, एक्टिविटी होती थी कि आप फोन बनाकर सुन सकते हो, मतलब दिस टेलीफोन, प्रैक्टिकली ये फोन बनता था और हमने ट्राई किया हुआ है, किड्स हमने ट्राई किया हुआ बच्चों की तरह, तो बनता है। सीरियसली बहुत क्लियर नहीं होगा, स्ट्रिंग को बिल्कुल टाउट रखना है, ये नहीं होगा स्ट्रिंग आपकी रोल हो रही होगी नीचे, ठीक है, तो आवाज जाएगी। तो दिस इज हाउ साउंड वेव्स ट्रैवल। समझ में आ गया?
फन लगता है, अभी लगता होगा क्या बेवकूफ वाले काम है, क्योंकि आपके पास फोन है, आपके पास ये फोन है जो यहाँ से पता नहीं कहाँ तक बात करवाता है, राइट। चलो, तो एक सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस दी हुई है 20 मीटर्स, 3 फ्रेंड्स है, दे आर सिटिंग ऑन द बाउंड्री इन सच अ वे कि जितना डिस्टेंस ए और एस में है उतना ही ए और डी में है, उतना ही एस और डी में है। तो अगर मैंने ए, एस और डी को 3 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन किया तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ये इक्विलेटरल, ठीक है। तो पहली तो चीज हमें पता है कि ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल triangle. Triangle ASD is equilateral triangle. Now the technology has progressed so much कि अर्जुन वहां बैठकर पूरा ये लेक्चर आपका जो देख रहा है, मतलब not here but हाँ, ठीक है ना। This is how technology grows. और ये इसलिए हुई है कि पढ़ाई की थी आपकी जो अच्छी जनरेशन थी ना, अच्छे से पढ़ाई करके आगे पहुंच कर चीजें इन्वेंट की थी। By the time we were, मतलब हम लोग 9th-10th में थे तो we used to think कि एक ऐसा चीज होनी चाहिए कि जो हमारा टेलीविजन है, टीवी है, वो मूविंग होना चाहिए कि कहीं भी जाए, कहीं हम जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स मिस होते थे, राइट। बिकॉज तब तो सिर्फ टीवी ही एंटरटेनमेंट सोर्स था, कोई यूट्यूब कुछ नहीं था हमारे पास, तो जो हमारे प्रोग्राम्स है वो मिस हो गए। और कभी कहीं फंक्शन है तो जाना पड़ेगा, घर पे नहीं छोड़ के जाएंगे मम्मी पापा, तो हम क्या करते थे कि टीवी ट्रैवलिंग वाला होना चाहिए था कि प्रोग्राम तो नहीं कम से कम मिस हुआ। हाँ, अब आ गया। तो बैक इन 2000 में कहते थे यार मूविंग टीवी होना चाहिए, कहीं भी लेकर टीवी चले जाए। So now in 2020 it's a reality कि मूवी हमारा टीवी साथ चलता है ना। तो यही टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती है। आपको पढ़ाने का मकसद यही है कि आप आगे जाकर कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन ही क्रिएट करो, किसी ना किसी फील्ड में जाकर कुछ नया क्रिएट करके निकलो। समझ में आ गया? सो दिस इज, और ये जो आपको सिखा रहे हैं ये बहुत बेसिक्स हैं, ये सिर्फ आपका लॉजिक क्रिएट करता है कि ऐसा होगा, ऐसा कैसे हुआ, और उसी चीज को आप बहुत बड़े स्केल में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया? चलो, a circular path of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on the boundary. अब जैसे मैंने आपको कहा equal distance है और मैंने triangle draw किया, तो साथ ही आपने कहा कि ये triangle कौन सा होगा? Equilateral. This is what logic is. आपको equal distance का, आपने कहा triangle जो बन गया वो है equilateral. So each having a toy telephone in his hands to talk to each other. तो आपको length of the string, मतलब यहां से तो ये आर्क बनी, हम ए और एस से सर्कल पे घूम कर गए तो आर्क बनी, है ना। और जब हमने स्ट्रेट लाइन किया तो वो स्ट्रिंग बनी। तो उन्होंने स्ट्रिंग जो है वो उसने सर्कल में नहीं घुमाई। आप देखोगे आपके टेलीफोन वायर्स बिल्कुल स्ट्रेट होती है, गोल घुमाकर नहीं डालते, वो स्ट्रेट टू स्ट्रेट डालते हैं, है ना। टेलीफोन वायर्स कुछ भी है तो हमेशा आपकी जो स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रेट होगी। तो हमें ए एस की लेंथ निकालनी है, एस डी की लेंथ निकालनी है, ए बी। ठीक हो गया? बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग चाहिए हमें। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। आपको सिर्फ रेडियस दिया हुआ है और कहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक हो गया? अब आते हैं, पहली चीज तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इफ एबीसी इज इक्विलेटरल, पहले तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो अब तक हम करते आ रहे थे, अब उसको थोड़ा सा समझना है हमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ए से ना बीसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। I draw AD perpendicular to BC. ठीक है? तो ये एंगल तो 90-90 हो गया। और ये क्या काम करता है? Can I say BD is equal to CD? ये प्रूव कर सकते हैं ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं बार बार। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ऑल्सो बाइसेक्ट्स द साइड। ठीक हो गया? राइट? तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में AD इज द, ये परपेंडिकुलर भी है और साइड को बाइसेक्ट भी करता है, तो इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और मैंने आपको कहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही क्या बनता है? सर्कमसेंटर। याद आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि हर एक ट्रायंगल का एक ही सर्कम सर्कल होता है और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तभी सेंटर आता है। 3 कॉर्ड्स को आपने बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट ने आपको सेंटर दे दिया। कहा था ना ये। तो आप 3 कॉर्ड्स से ट्रायंगल बना सकते हो और तीनों ट्रायंगल्स के आप बना रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो सर्कम सेंटर आ गया। तो इसका मतलब
जो हम इस वाले ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ए से मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, लेट मी से दिस ऑल्टीट्यूड इज AP, इस ऑल्टीट्यूड पर ही कहीं सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ठीक हो गया? लिखो ट्रायंगल ASD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हर किसी ट्रायंगल में नहीं लेना, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है। AP is perpendicular to SD and AP bisects SD. Therefore, center O, या इस चीज को आप ऐसे भी तो प्रूव कर सकते हो, perpendicular from center bisects the chord। तो इसका मतलब कि यहां से O and we know perpendicular from center bisects the chord, therefore O lies on AP। समझ में आ गया अब ये चीज क्या कह रही हूं मैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल में AP मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, AP ने साइड को भी बाइसेक्ट किया, तो AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। फिर आप कह रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? SD का। फिर आप कहते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द chord, तो इस AP पर ही कहीं सेंटर होना चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि O लाइज ऑन AP, सेंटर O लाइज ऑन AP। बस ये सिर्फ ट्रू है इन केस ऑफ इक्विलेटरल, और इसी चीज ने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एज O जो पॉइंट है वो AP पे लाई करता है। क्लियर हो गया? अब ठीक है, बस इतना सा मुझे प्रूव करना है, समझना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, उसके बाद तो सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स ही है। समझ में आ गया? इसके बाद अब इस क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिकली हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं दिया हुआ। इतना लिख लिया आप सबने? गिवन वगैरह तो कुछ नहीं, बस लिख देना सर्कल ASD इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल और विद सेंटर O हमने वो बना दिया, ये सर्कम सर्कल बना दिया। बिकॉज न्यूमेरिकल है तो गिवन टू प्रूव इतना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ से हमें एक्सप्लेन करना होता है अपने लिए भी और जो जिसको हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन उसके लिए। इतना क्लियर हो गया? सो हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी A यूनिट्स। ठीक है, ये सब लिख दिया। ASD इज इक्विलेटरल सबने लिख लिया, ट्रायंगल ASD इज इक्विलेटरल, AP इज परपेंडिकुलर टू SD सबने लिख लिया ना? ये रब कर दो, ये सबने लिखा है ना? अर्जुन आपने? यस मैम। ओके, सो आपने सिर्फ अब इसकी साइड लेनी है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, लेट इट बी A यूनिट्स। ठीक है, ये A है, ये भी A है और पूरा SD भी A है, मतलब AS इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू A। A सेंटीमीटर, A मीटर लिख लो यूनिट्स की जगह ना, बिकॉज मीटर दिया हुआ है तो आई विल से A मीटर। ठीक है, चलो, तो वी नो P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ SD। ठीक है ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ SD, तो SP को मैं क्या A/2 ले सकती हूँ, तो SP आ गया A/2। AO किसके इक्वल है? AO क्या है? AO क्या है? सेंटर। सेंटर से मैंने सर्कल तक एक पॉइंट किया तो क्या बन जाता है? ये रेडियस। AO इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 20 मीटर। लेट OP इज इक्वल टू x मीटर। OP को हमने सपोज कर लिया x। समझ में आ गया? सिर्फ इतना सा हमें अपने दिमाग में रखना है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इसीलिए जो O पॉइंट था वो AP पे लाई करता है, तो उसी के थ्रू हम पूरा क्वेश्चन अब ये सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्या लूंगी? इन राइट ट्रायंगल APS, इन राइट ट्रायंगल APS, AP स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर। चलो पुट कर लो वैल्यूज अब। AP क्या है हमारे पास? x प्लस 20 का होल स्क्वायर। SP क्या है?
a/2 का होल स्क्वायर और as क्या है a स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। सबने लिखा है यहाँ तक? ये वाला रब कर दो जो साइड वाला ये लिखा हुआ है। अर्जुन? यस मैम। ओके। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए तो मैं करूंगी जॉइन ओएस। ओएस भी रेडियस है, बाद में करते ना इकट्ठा, पहले तो इक्वेशन बना ले। तो मैंने ओएस को भी ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ओएस। सो इन राइट ट्रायंगल ओपीएस, ओपी स्क्वायर प्लस पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू ओएस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल्स में, उसको सॉल्व करना है। एक आपके पास था x प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये था ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसे ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40x, मैंने क्या यूज किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, कैन आई से दिस इज 3a स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे जाके माइनस हुआ। मैंने एक स्टेप मिस किया है, आप कर सकते हो, प्लीज कर लेना। इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहां से आई कैन ओनली टेक कि मैं क्या करती हूँ, a स्क्वायर की वैल्यू ले लेती हूँ। a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और a स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4। ये कर ले। तो यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40x इज इक्वल टू 3 400 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4/4। ये कैंसिल हो गया। वैल्यू पुट कर रही हूँ बस इसकी, a स्क्वायर के निकाल के यहाँ पुट कर दिया। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि इसको इससे इजी क्वेश्चन, मतलब इतनी कैलकुलेशन जिससे इजी हो सकती है इसमें। यही है कैलकुलेशन जिसमें। क्लियर हो गया बेटा इतना? एक मिनट हो गया इतना। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। मैं अब इसको नेक्स्ट पे लेके जा रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40x इज इक्वल टू 3 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी ना फाइनली हमारी। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40x 1200 माइनस 3x स्क्वायर। बन जा। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x
-800 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 इक्वल टू 0। फोर कॉमन ले लिया। कौन सा वाला क्वेश्चन? ऐसे वो एंगल पैरेलल है। हाँ जी, इसके बाद समझ में आ गया? अब तो मैंने 4 कॉमन लिया है, 200 आ गया। अब आपको क्या करना है, 200 के फैक्टर्स, अब आएगा पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर साथ में, आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये वाला, इसको स्प्लिट करो। वो तो कर सकते हैं, फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके। हाँ क्या करो, आपके पास है 3 और करना है ये बता ए बी देखो ना, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ 200 such that the sum is 10, it will be 20 and 10। 4 कॉमन ले लिया थ्रू आउट बेटा, इक्वल टू 0 था ना, कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, ये 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, थ्रू आउट डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तो फैक्टर्स बनते हैं 20 एंड 10, तो प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200, तो x इंटू एक्स प्लस 20 माइनस 10 x प्लस 20, तो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया x माइनस 10 x प्लस 20 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, चलो अभी लिख लो, तभी तो पॉलिनोमियल्स रिवाइज करवाऊंगी, पॉलिनोमियल्स तभी रिवाइज करवाऊंगी। दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, हमने इसके फैक्टर्स लिए -200 के, such that the sum is +10, तो the only possible factors जो ये sum देते हैं कॉम्बिनेशन, वो है 20 and 10, जिसमें डिफरेंस 10 का है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था तो आई टेक +20, 10 के साथ आई टेक माइनस, तो नंबर्स मैंने लिए 20 एंड -10, जिनको मल्टीप्लाई किया तो आता है 200, जिनको ऐड किया तो आता है +10, ठीक है। याद आ जाएगा जब हम रिवाइज करेंगे। तो इसीलिए अब मैंने इसके बाद क्या किया, दिस इज x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज किया तो बनता है x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहां से ना ये क्वेश्चन बन जाता है आपके 10th का। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो आपको आता है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो हमें, तो वो अब क्योंकि क्वेश्चन दे दिया 9th में, तो हमें सॉल्व तो करना ही है। एंड दिस इज द इजीएस्ट, एक और भी मेथड है जिससे हम इससे भी इजी कर सकते हैं, इक्वेशंस को अवॉइड ही कर सकते हैं, वो भी मैं अभी करवा दूंगी। तो हमारे पास आ गया x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स हैं, एक है x माइनस 10 और एक है x प्लस 20, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ रहा है। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कैसे निकाल सकते हो? कोई एक नंबर 0 होगा, हाँ 0 से मल्टीप्लाई किया, मतलब या तो x माइनस 10 0 है या x प्लस 20 0 है ना। अब x माइनस 10 को 0 बनाना है तो x की वैल्यू को क्या रखोगे 10, और अगर x प्लस 20 को 0 बनाना है तो x की वैल्यू क्या होगी -20। मतलब मेरे पास दो x की वैल्यूज आ गई। मैं जिस वेरिएबल के लिए काम कर रही थी कि जो निकालना है x हमने लिया था, या तो वो +10 है या वो -20। अब क्या x -20 हो सकता है? ट्रायंगल की बात कर रहे हो,
ट्राइंगल में कभी साइड -20 होती है, कभी कोई लेंथ -20 नहीं होती, तो इसे हमने किया रिजेक्ट किया, पॉसिबल नहीं है, लेकिन x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो अब आ जाते हैं, देखो ना यहां तक पहुंचते आप फिगर भूल गए, एंड तक पहुंचे और फिगर भूल गए, मेरा देखो थर्ड पेज आ गया है ना। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर सॉरी, और इसको यूज करके, इस x को यूज करके आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बस इतना सा काम है, जो लंबा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आसान है, लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है तो, और इसी से होता है फर्स्ट। तो now I'll say put x in this equation, x square, तो ये आ जाएगा 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर सॉरी 10 स्क्वायर which is 100 plus a square by 4 is equal to 400। एक क्या है ना। तो अब मैं करूंगी a square by 4 is equal to 300, उसमें कर दो, उसमें लंबी इक्वेशन थी। हाँ बिल्कुल सेम आंसर है, आंसर फर्क नहीं आता कभी भी जब आप सॉल्व करते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख लेती हूँ, सो दैट आई हैव स्पेस टू शो द कैलकुलेशंस। सो आई विल से पुट x as 10 here, 10 square plus a by 2 का whole square is equal to 400, a square by 4 is 300, a square is equal to 1200, a is equal to square root of 1200, square root of 1200 क्या होता है 400 into 3, तो 20√3। So the three friends are sitting at a distance of 20√3 meters in a straight line। तो length of string है ना, ये है 20√3, 20√3। नहीं, each phone, length of string of each phone। हाँ तो एक फोन यहाँ पर होगा, एक फोन यहाँ होगा, फिर ये जो इसके पास एक फोन है, दूसरी 2-3 फोन्स बने होंगे ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया होगा, फिर इन दोनों को आपस में। तुमने पकड़ा, तुम्हारे दोनों में है, ठीक है। फिर मुझे अगर त्रिशा से कनेक्ट करना तो दूसरा एक फोन होगा, सेम से हो ही नहीं सकता, सेम हो नहीं सकता ना, सेम हो नहीं सकता, सेम कैसे होगा। मैं तो कहना है 10 साल पुराना 20 साल पहले से जाओ ना, स्ट्रिंग के साथ आप बिल्कुल डाउट रखोगे तभी आवाज आएगी, आप बिल्कुल उसको स्लैक कर दोगे तो आवाज नहीं आएगी, क्योंकि साउंड वेव्स की ट्रैवलिंग से है। वो कॉन्सेप्ट क्या था होता था कि आपने स्ट्रिंग से साउंड की वेव, वो वाइब्रेशंस आएंगे और उस तब जाकर दूसरे उसमें वैक्यूम में क्रिएट करेंगे। दूसरे वाले डब्बे में, छोटे वाले तभी लिया ना, बड़ा डब्बा नहीं लिया, राइट। क्या ग्लास लेते थे, प्लास्टिक का ग्लास ले लो और उसमें स्ट्रिंग डालो एंड देन यू कैन पुट। ठीक है, 20√3 आ गया, आंसर इज 20√3। दिस इज द डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ईच फोन। ठीक हो गया। अब आप ऐसा करो, 2 मिनट के लिए बैठो आराम से और मेंसुरेशन स्टार्ट करो। मेंसुरेशन आपका क्यूबॉइड वाला फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। गिव मी 2 मिनट्स।
अपने आप शांत हो गए। वो तो हो गया था ये फोन में से नवा आ गया था वो मन नहीं वो वाला हो गया Z19 आ गया था Z19 तुम्हारे आपस में ये तुम पूछ रहे थे कि वो तुमसे पूछ रहे थे दोनों केस में गड़बड़ है ना तुम उनसे पूछ रहे हो तो गड़बड़ है mensuration में the first thing that we need to do is the formula for surface area of a cube of a cuboid. क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सो वी टॉक ऑफ लेटरल सरफेस एरिया हाँ जी छोड़ो lateral surface area 2 into L plus B into H this is area of 4 walls then we talk of total surface area LH then क्यूब में क्या होता है
लेटरल होता है 4s स्क्वायर और टोटल होता है 6x। फिर हो गया इतना। सरफेस एरिया मतलब कि हमारे 6 सरफेसेस बनी बॉक्स की, लाइक दिस। बॉक्स क्यूबॉइड वाला बॉक्स होता है ये। तो आपके पास 6 सरफेस है। देखो एक यहाँ पर है, इफ आई वांट टू राइट एनीथिंग ओवर हियर आई कैन राइट। सरफेस होता है कि जहां पर आई कैन फील इट। ऐसे ही ये सरफेस है, दूसरी सरफेस ये हो गई, तीसरी ये, और ये फोर्थ। तो ये 4 सरफेसेस होते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेटरल। जो ऊपर है और जो नीचे है दैट इज इन टोटल सरफेस एरिया फ्लोर एंड सीलिंग। ऊपर का बॉक्स का फ्लैप हो गया, ये ढक्कन हो गया इसका, और नीचे को इसको बेस दे दिया हमने, सो दैट इट बिकम्स अ क्लोज्ड बॉक्स। तो क्लोज्ड बॉक्स बनाया तो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। और अगर ओपन बॉक्स है या हमने सिर्फ इसकी 4 दीवारी खड़ी कर दी, नीचे से भी खाली है ऊपर से भी खाली है, तो वो लेटरल सरफेस हो गया। ठीक है। अब क्यूब क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो क्यूबॉइड बनाया था हमने लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट रखी है। तो यू कैन सी लेंथ इज डिफरेंट, ब्रेथ इज डिफरेंट, हाइट इज डिफरेंट। क्यूब में क्या होगा, तीनों चीजें सेम होंगी। तो जो आपके पास 4 सर्फेसेस है सबके एरियाज ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो मैंने सारों साइड्स, चारों सर्फेसेस का एरिया लिया, तो 4 बार ऐड कर दिया 4s स्क्वायर। 6 सर्फेसेस ली, सारे क्यूब्स है, जैसे ये वाला है, दिस इज अ क्यूब, है ना। ये तो आपको पता है रूबिक्स क्यूब होता है, सबको पता है ये। तो जो इसका एरिया है वही इसका एरिया, मतलब कल मैं एक पेपर लेकर इसको पेस्ट करूंगी यहाँ पर, जितना यहाँ पे पेपर लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा। तो मैंने 4 पेपर्स लेकर सिर्फ लेटरल कवर किया, सो इट विल बी 4s स्क्वायर, और जब मैंने ऊपर और नीचे भी कवर कर दिया तो ये हो जाएगा 6s स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। एग्जांपल बाद में कर लिया, क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर दो इसका। वो क्यों मांगी होता है? डिपेंडेंट तब होती है जब वन सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। हाँ जी बोलो। So now you have exercise 13.1, इसका हमें करना है क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1। ये पूरी एक्सरसाइज सरफेस एरिया पर ही बेस्ड है। कभी क्यूबॉइड, कभी क्यूब, कुछ ना कुछ दिया होगा और आपको टोटल देखना है या लेटरल देखना है, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ, बट दिस इज बेस्ड ऑन surface area of cube and cuboid. A plastic box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep. डेप्थ और हाइट में क्या फर्क है? आप ऊपर से नीचे देखते हो तो डेप्थ है, नीचे से ऊपर देखते हो तो हाइट होती है, बस इतना सा फर्क है। बात तो एक क्यूबॉइड की डायमेंशन की ही हो रही है। जो वर्टिकल एज होती है उसे हमने क्यूबॉइड की हाइट या डेप्थ ही कहते हैं। आप पूल के ऊपर खड़े हो, नीचे देखो कितना गहरा है ना, तो हम डेप्थ देख रहे हैं। बट इफ आई एम लुकिंग एट अ माउंटेन, मैं बिल्डिंग को ऐसे देख रही हूँ तो मैं उसकी हाइट देख रही हूँ, इतना ही फर्क है। बिल्डिंग जनरली एक क्यूबॉइड की शेप में ही होती है जनरली। अब ये रूम देखते हो तो क्यूबॉइड ही बनता है ना। तो अगर मैं देखूं कि छत देखूंगी तो आई से ऊपर देखो तो मैं हाइट देख रही हूँ, और मैं ऊपर से नीचे देखूंगी तो मैं डेप्थ देख रही हूँ, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 0.65 मीटर लिख दिया, बिकॉज सबसे पहली चीज तो हमें करनी है टू मेक द डायमेंशन सेम। आई नीड टू मेक द डायमेंशंस का यूनिट सेम। सो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, इसका मतलब ये है डब्बा जो बनाया ना, देखो ये वाला, इसमें ये जो फ्लैप्स है कुछ थिक है, राइट। अब इसको थिकनेस का मतलब ये है कि यहाँ पर आई कैन सी इट हैज सम थिकनेस। तो कल अगर मुझे सिर्फ स्टोर करना है तो मुझे इस थिकनेस को काउंट करना पड़ेगा। आप बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड में भी थिकनेस है, ठीक है, इस पेपर की थिकनेस नहीं है। सिर्फ इतना उसने कहा है कि प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करके आप बताओ एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स।
Now if it is a box, it has to be closed from all the sides. उसकी कोई भी open portion नहीं होगा, तो मुझे निकालना होगा total surface area. हाँ, open at the top का है, तो मुझे निकालना होगा ये चीज 5 sides का 5 surfaces का area. ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस इज लेंथ 1.5, ये विड्थ हो गई 1.25 और ये हमारे पास हाइट हो गया ना। ठीक है, सो दिस इज 1.5, देखो ये लेंथ है, ये विड्थ है 1.25 और हाइट है 0.65 मीटर। ठीक हो गया बेटा? तो अब मुझे निकालना है द शीट, द एरिया ऑफ द शीट। एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, पहले तो मैं लूंगी लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। Lateral surface 2 into length plus breadth into height. Area of the base में देखो कौन सी डायमेंशन आई है, ये लेंथ है और ब्रेड प्लस एल। आप सिर्फ वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। समझ में आ गया? एक साथ में दोनों की रेशियो निकालनी होगी। x = 0 कौन सी नहीं, x = 0 इज y एक्सिस। क्यों नहीं बंद करा है मैम? 545 डबल 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में निकालना। ये डिफरेंस है। 109 कॉस्ट है, 109 कॉस्ट है। ठीक है, ठीक, 5.45 स्क्वायर मीटर्स। तो जो इसका एरिया ऑफ द शीट आएगा, इट विल बी 5.45 स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया सबको? और अब मैं निकाल रही हूं कॉस्ट ऑफ द शीट इज इक्वल टू 5.45 मल्टीप्लाई 20। हाँ, क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन आ रहा है 543 बस डायमेंशन चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन 2 में कहता है कि एक रूम है, उसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 4 मीटर और हाइट दी हुई है 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। चार दीवारों को व्हाइट वॉश करना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स और सीलिंग हो जाएगा लेंथ ब्रेड्थ। तो बस ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ये हमारा एरिया आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 7.5 से। आशवी अब क्लियर हो रहा है ये?
54 प्लस 20 इंटू 7.5 यही आता है, ठीक है। 74 इंटू 7.5 555। ट्रिपल 5 समझ में आ गया? अब तो ठीक है ना, जल्दी भी हो रहे हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है एज 250 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, ये फॉर्मूला, एंड इट इज एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप पे करोगे 15,000 रुपए, है ना। और 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप कह रहे हो 15,000 का बिल मिला, तो इसका मतलब आपने कितने स्क्वायर मीटर्स पेंट करवाया होगा? एरिया that would be painted, that has been painted will be, is it equal, is it clear if I say 15,000 टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से। आपने 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए पैसे खर्च करने हैं 10 रुपए। मैंने आपको बता दिया कि टोटल 15,000 खर्च कर रहे हो, तो आपने कितने स्क्वायर मीटर पेंट करवाया होगा? समझ में आ गया ये? तो हमारा एरिया टू बी पेंटेड इज 1500, और ये 4 वॉल्स का एरिया हो गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 15,000 डिवाइड बाय 10, है ना, जिसमें आपको दी हुई है 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू which is 250। थ्री क्यों आएगा? 6 आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3? अब चलो क्वेश्चन 4 पे आए। कल तो क्लास नहीं लेनी, संडे, मंडे को मैं यही आगे रिविजन करवाऊंगी। आप घर से भी करके आ सकते हो, ऐसे पूरी एक्सरसाइज घर से कर सकते हो। जो डाउट्स होंगे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस वो मैं पूछकर करवा दूंगी, ठीक है। अब आपका होमवर्क है 13.1 आपने सॉल्व करनी है कंप्लीट। घर से करके लाओगे, मेंसुरेशन रिविजन हो जाएगी, प्लस मैं पॉलिनोमियल्स भी साथ साथ शुरू करवा दूंगी आपको। कोट करो, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया, सो टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड फ्रॉम द कंटेनर है 9.375 स्क्वायर मीटर्स। अब आपके पास एक ब्रिक दी हुई है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इस ब्रिक को हम पेंट कर रहे हैं, तो जब मैं इसको पेंट कर रही हूँ ना, पहले तो मैं निकालूंगी कितना एरिया इस पे है जो पेंट हो रहा है ना। सो मैं क्या निकालूंगी? टोटल सरफेस एरिया की इलेक्ट्रल? टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, it will be equal to 2 into LB BH LH।
468.75 इंटरनल सम यही आ रहा है। तो एक ब्रिक में कितनी, हमारे पास कितना एरिया है एक ब्रिक का, तो वो हो जाएगा 468 इंटू 2 इंटू 75 कितना करोगे, क्या आंसर आएगा ये 93,937.50। ठीक है ना, कितना एरिया है एक ब्रिक का, लेकिन ये है स्क्वायर सेंटीमीटर में और ये है हमारे पास स्क्वायर मीटर में। देखो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो एक स्क्वायर मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए 100 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर मेरे पास 9.375 स्क्वायर मीटर्स है तो इसका मतलब 9.375 इंटू 100 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स हैं। समझ में आ गया, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर हैं। टोटल पेंट जो है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है और ब्रिक को पेंट करने के लिए इतना एरिया चाहिए। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ जाएंगी, टोटल पेंट है ना, कितने एरिया को पेंट कर सकता है 93750 डिवाइडेड बाय 937.5। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट हटकर ऊपर पहुंच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगी कि इस ब्रिक से, इस पेंट से हम 100 ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। जब घर पेंट होता है ना तो कहते हैं ना 4 डब्बे पेंट के ला दो, वो कैसे कैलकुलेशन होती है कि कितना पेंट सफिशिएंट होगा, वो इस तरह से पेंट की कैलकुलेशन सफिशिएंट होती है। ठीक हो गया। क्वेश्चन 5 कर ले, क्लियर हो जाओगे।